आइए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था आरसीसी स्ट्रक्चर में डब्ल्यूएसएम मेथड, और डब्ल्यूएसएम मेथड में आपको हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए थे और डब्ल्यूएसएम मेथड के लगभग सारे फार्मूले आपको हम बता भी दिए थे, जो बेसिक जो फार्मूले होते हैं उनके बारे में। अब देखिए, लिमिट स्टेट मेथड हम शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि इस टाइम पर जितने भी संरचनाओं का डिजाइनिंग किया जाता है आरसीसी के द्वारा, उनमें डब्ल्यूएसएम मेथड का ही प्रयोग किया जाता है, केवल दो संरचनाओं को छोड़ करके। दो यह संरचना है, एक पानी की टंकी वाटर टैंक और एक चिमनी। वाटर टैंक और चिमनी में हम डब्ल्यूएसएम मेथड का प्रयोग करते हैं, अब बाकी सभी आरसीसी संरचनाओं में हम एलएसएम का प्रयोग करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड का। ये आपका यूनिट नंबर 3 का पहला लेक्चर है आपका। लिमिट स्टेट मेथड को हम कहते हैं सीमा स्थिति विधि, हिंदी में कहा जाता है सीमा स्थिति विधि। यह जो लिमिट स्टेट मेथड होता है यह दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला है कोलेप्स, दूसरा है सर्विसबिलिटी, सेवा योग्यता। कोलेप्स को कहते हैं निपात, सर्विसबिलिटी को कहते हैं सेवा योग्यता। जो कोलेप्स होता है लिमिट स्टेट मेथड में, वह होता क्या है आपको यह बता दें। यदि मान लें आप कोई आरसीसी संरचना बनाएं और आज आप संरचना बनाएं, कल वह संरचना गिर जाए तो आपका कोलेप्स कहलाता है, निपात कहलाता है। तो निपात में हम 3 चीज़ों का ध्यान में लेकर के डिजाइनिंग करते हैं। पहला है मरोड़, टॉर्जन, दूसरा है संपीड़न, तीसरा है शियर, अपरूपण। दूसरा है आपका सर्विसबिलिटी, जिसे कहते हैं सेवा योग्यता। तो सेवा योग्यता का मतलब है कि अगर आप कोई आरसीसी संरचना बनाए हैं वह पूरे वर्ष तक चल सके बिना उसमें कोई टूट फूट हुए, वो आपका कहलाता है सर्विसबिलिटी। और सर्विसबिलिटी के लिए 3 चीज़ों का ध्यान में लिया जाता है, पहला है क्रीप, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा डिफ्लेक्शन। ऐसे मान लेते हैं आप कोई बीम आप बनाएं, बीम पे लोड लगाएं, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ष बाद उसमें दरारें भी आ सकती हैं, तो दरार उसमें नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन भी हो सकता है कुछ वर्ष बाद, तो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोड आप आज लगाए हैं वह लोड 10 साल बाद, 20 साल बाद वह धीरे धीरे क्या होगा आपका, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लोड क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और जब लोड आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनमें ये चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए लिया जाता है सर्विसबिलिटी। अब ये बेसिक चीज़ आपको पढ़ा दें एलएसएम में। लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आप डब्ल्यूएसएम में पढ़े थे कि डब्ल्यूएसएम मेथड में हम सुरक्षा गुणांक के लिए हम प्रयोग करते थे, और कंक्रीट के लिए कितना लेते थे 3, और स्टील के लिए 1.78। लेकिन एलएसएम मेथड में आंशिक सुरक्षा गुणांक का प्रयोग करते हैं, और वह कंक्रीट के लिए होता है 1.5 और इस्पात के लिए होता है 1.15। ठीक। अब देखिए इनका प्रयोग किया क्यों जाता है। जैसे मान लेते हैं, यह कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बीम है, अगर इस पर आज 10 टन का लोड लग रहा है, तो हो सकता है कि 20 साल बाद इस पर लोड क्या हो जाए, बढ़ जाए, 20 टन हो जाए। तो क्या 10 टन के लोड के लिए आप डिजाइनिंग किए हैं तो 20 टन का लोड बढ़ेगा तो क्या ऐसा पाएगा, नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, सुरक्षा गुणांक, सेफ्टी फैक्टर ले लिया जाता है। आई बात समझ में। और सेफ्टी फैक्टर ले करके हम क्या करते हैं, उसकी हम डिजाइनिंग करते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम आंशिक सुरक्षा गुणांक का प्रयोग करते हैं। अगले टॉपिक पर, अभिकल्पित भार डिजाइन लोड क्या होता है। जिस भार के लिए आरसीसी संरचनाओं का विकल्पन किया जाता है एलएसएम मेथड से, उसे डिजाइन लोड कहते हैं। और डिजाइन लोड डब्ल्यूएफ या डब्ल्यूयू भी कह सकते हैं। डब्ल्यूएफ बराबर होता है भार गुणे कौन सा भार, कार्यकारी भार। या कौन सा भार है आपका, कार्यकारी भार गुणे आंशिक सुरक्षा गुणांक। अब देखिए कार्यकारी भार क्या होता है। जैसे आपने मान लें किसी बीम की डिजाइनिंग 10 टन के लिए कर रहे हैं, 10 टन लोड के लिए, तो आप 10 टन लोड के लिए कर रहे हैं, तो यह लोड क्या है, कार्यकारी है। प्रेजेंट टाइम इतना लोड आपका लग रहा है, लेकिन आप इसके लिए डिजाइनिंग नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे, 10 में 1.5 से गुणा करेंगे, सेफ्टी फैक्टर से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 15 टन। तो आप डिजाइनिंग किसके लिए करेंगे, 15 टन। यह 1.5 जो सेफ्टी फैक्टर माना गया है, यह मान लिया गया है कि हो सकता है कि 40 वर्ष बाद बीम पे लोड क्या हो जाए, 1.5 गुना हो जाए, यानी कि 15 टन का हो जाए, तो हमारा बीम क्या रहेगा आपका, सेफ रहेगा। ठीक। तो आंशिक सुरक्षा गुणांक यहाँ भार के लिए भी लिया जाता है, तो वह 1.5 लिया जाता है, 1.5। अब आगे आते हैं, डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टीलों में प्रतिबल कैसे निकाला जाएगा। स्टील में अगर प्रतिबल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, चाहे कंक्रीट में प्रतिबल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
यदि इस्पात का प्रभाव प्रतिबल Fe या Fy 415 हो तो स्टील में जो प्रतिबल होगा सेफ्टी फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे Fy/1.15, तो 1 इतना करेंगे तो 0.87 Fy। Fy की वैल्यू क्या होगी, 415 हो जाएगा। अगर 250 का लिए हैं तो Fy का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब आते हैं कंक्रीट के लिए। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम जानते हैं कि कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य FCK से प्रदर्शित किया जाता है। जो कंक्रीट की अभिलाक्षणिक जो सामर्थ्य होती है वह हम FCK से डिनोट करते हैं। M15 के लिए FCK का मान 15 न्यूटन प्रति mm² होता है। अगर मान लें आप कोई क्यूब बनाए हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब का, ग्रेड कितना लिए हैं, M15 का लिए हैं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वह 15 न्यूटन प्रति mm² होगा। अब देखिए शेप मेथड क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। शेप मेथड में कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 0.67 FCK होती है, लिया जाता है। अब यह क्यों होता है, अब जानते हैं कि जब आप कोई RCC संरचना बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं है वह RCC संरचना आपका क्यूब हो सकता है वह RCC संरचना क्या हो, बेलन हो। तो अगर मान लेते हैं M15 ग्रेड की कंक्रीट से आप इसको बना रहे हैं तो इसकी सामर्थ्य कर रहे हैं 15 न्यूटन प्रति mm² होगा, लेकिन इसी ग्रेड से आप इसको बना रहे हैं और इस पर आप लोड लगाएंगे तो इसकी सामर्थ्य 15 न्यूटन प्रति mm² नहीं होगा। क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जब कंक्रीट को ढालते हैं RCC को तो इसकी सामर्थ्य अभिलाक्षणिक कम हो जाती है। कितना कम होता है, लगभग 30 से 40% कम हो जाता है। तो हम वही कम करके वैल्यू निकालते हैं तो FCK का मान निकलता है 0.67 FCK। तो यह लेके वैल्यू चलेंगे। अब देखिए, अब इसमें इतना सामर्थ्य लेंगे शेप मेथड में, तो हम वैल्यू अगर निकालेंगे कंक्रीट की स्ट्रेंथ, तो कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.5 होता है, तो 0.67 FCK अब बटे 1.5 कितना आएगा, 0.45 FCK। तो LSM में कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितना लेंगे, 0.45 FCK। अब आ जाइए आरेख पर। प्रतिबल विकृति आरेख LSM में कंक्रीट के लिए कैसे दिखाएंगे और इस्पात के लिए कैसे दिखाया जाएगा। देखिए, प्रतिबल विकृति आरेख कंक्रीट के लिए दर्शाएंगे, या मान लेते हैं या Y अक्ष है या क्या आपका X अक्ष है। X अक्ष पे क्या डिनोट हो रहा है, विकृति, और Y अक्ष पे क्या डिनोट हो रहा है, आपका प्रतिबल, स्ट्रेस डिनोट हो रहा है। और आप जानते हैं कि कंक्रीट की यहाँ पे देखिए 3 ग्राफ आपको दिखाए हैं, 3 ग्राफ दिखाए हैं, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ऐसे मान लेते हैं Y अक्ष है, क्या आपका X अक्ष है, ठीक। अब मान लें कि कंक्रीट की सामर्थ्य FCK 15 है या FCK पूरी सामर्थ्य ले रही है, तो ग्राफ जो आपका जाएगा ऐसे जाएगा और यहाँ से जाएगा, इसकी मैक्सिमम सामर्थ्य होगी FCK। लेकिन आप जानते हैं कि शेप मेथड में इसकी सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है, 0.67 FCK होती है। तो क्या यह यहाँ पे जाएगा ग्राफ, नहीं, अब ग्राफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 0.67 FCK। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में हम आंशिक सुरक्षा गुणांक से भाग दे रहे हैं, तो हमारा एक नया ग्राफ बनेगा। यह ग्राफ हमारा हो गया। तो इस ग्राफ की वैल्यू कितनी है, 0.45 FCK है। तो 3 ग्राफ बनाना आपका, ठीक। इन तीनों ग्राफों का जो मैक्सिमम जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन दिखा रहे हैं, विकृति, मैक्सिमम स्ट्रेन होगा 0.0035, ठीक। और जो इसका यह स्ट्रेन लिया गया है इस वाले बिंदु पर, यह होगा 0.002। अब यह बिंदु क्या है, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए फिगर में, देखिए यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन लिया गया है 0.0035, यह IS कोड के अनुसार लिया गया है। और यहाँ पे जो स्ट्रेन लिया गया है 0.002। अब यह बिंदु क्या दर्शाता है, हम जानते हैं कि यह जो बिंदु है, इस बिंदु के पहले वाली रेखा पैराबोलिक है। कैसा है, पैराबोलिक है, परवलय है, यानी कि यह रेखाएँ कैसा है, परवलय हैं। और इनके बाद वाली, इन बिंदुओं के बाद वाली रेखा क्या है, स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है आपका, यह एक रेखा है। तो इनके लिए विकृति क्या दर्शाया गया है, अलग दर्शाया गया है। तो इनके लिए स्ट्रेट लाइन के लिए मैक्सिमम इतना होता है, पैराबोलिक के लिए मैक्सिमम आपका इतना होता है। तो हो गया आपका प्रतिबल विकृति आरेख, किसके लिए, आपका कंक्रीट के लिए। देखिए लिखे हैं कंक्रीट के लिए। अब आते हैं स्टील के लिए, इस्पात के लिए ले लें। अब जानते हैं कि इस्पात की 2 टाइप की स्टील हम प्रयोग करते हैं, एक HYSD हाई टेंसाइल स्टील का प्रयोग करते हैं, और एक होता है माइल्ड स्टील जिसका ग्रेड होता है 250।
और HYSD का ग्रेड कितना होता है 415, 500, 550, कई टाइप के ग्रेड होते हैं। अब इनमें देखिए हम कैसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए y अच्छा है या आपका x अच्छा है, इसमें प्रतिबल दर्शा रहे हैं, इसमें क्या दर्शा रहे हैं, विकृति। अगर आप हाई टेंसाइल के लिए लेंगे तो यह ग्राफ आपका सीधा दूर तक जाएगा, ऐसे जाएगा आपका। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि किसी माइल्ड स्टील के लिए ले रहे हैं तो यह ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कम हो जाएगा। तो यह HYSD के लिए या किसके लिए, माइल्ड स्टील। तो हम माइल्ड स्टील का प्रयोग इस समय नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर प्रयोग किसका करते हैं, HYSD 415 ग्रेड का, 500 ग्रेड का स्टील प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इनमें जो आपके जो विकृति दर्शाई गई हैं यहाँ पर वह 0.002 विकृति दर्शाई गई हैं। ठीक, और इस्पात में जो अधिकतम विकृति हो सकती है ES, आप जानते हैं कि स्टील में जो अधिकतर, आप स्टील में विकृति आप जानते हैं, स्टील को जितना खींचेंगे उतना खींचेगा, और जितना ज़्यादा वह स्टील आपका खींचेगा उसमें विकृति क्या होगी आपकी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसकी लंबाई आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लंबाई बढ़ रही है तो उसमें विकृति बढ़ेगी। तो स्टील में अधिकतम विकृति के लिए हमारा ये फार्मूला होता है ES बराबर 0.002 प्लस 0.87 FI/ES। ठीक, यानी कि स्टील में जो मैक्सिमम जो विकृति होती है, यहाँ तक विकृति, यहाँ से यहाँ तक विकृति 0.002 है, लेकिन इसके बाद जो विकृति आपकी दर्शाई गई है वह विकृति है 0.87 FI/ कितना दर्शाई गई, ES। तो इसमें इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.002 प्लस 0.87 FI/ES, जहाँ FI क्या है, स्टील की यील्ड स्ट्रेस है। इस्पात की यील्ड स्ट्रेस क्या होती है आप जानते हैं। अगर आप स्टील पे कोई बल लगा रहे हैं, अगर वह स्टील खींच रही है, स्टील में खिंचाव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे, उस समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और ES क्या है, इस्पात का यंग मापांक है, और यंग मापांक ES के लिए लिया जाता है 2 × 10⁵ Nm/mm² लिया जाता है। यहाँ तक हो गया आपका। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन एनालिसिस इसका करते हैं कि प्रतिबल विकृति में हम सेक्शन एनालिसिस कैसे करेंगे, LSM मेथड के द्वारा। तो देखिए आपका यह कोई बीम बनाया गया है, RCC बीम है, इसकी गहराई कितनी दर्शाई गई है, D, आपको दिख रहा होगा। स्टील कितने डाले गए हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं 4 स्टील प्रयोग किए गए हैं। यह जो रेखा है न्यूट्रल एक्सिस है, कौन सी रेखा है, न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर से इसकी गहराई कितनी है, XU है। ठीक, यह जो आरेख दर्शाया गया है यह विकृति आरेख है, विकृति आरेख। यह कौन सा आरेख है, प्रतिबल आरेख। तो यह विकृति आरेख है, क्या है आपका, प्रतिबल आरेख है। अब विकृति आरेख में ऊपर विकृति हो रही है, मैक्सिमम कितना हो रहा है, 0.0035 का हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए देखिए मैक्सिमम विकृति कितना हो रहा है, 0.0035 का हो रहा है। और जो विकृति आपकी सरल रेखा के न्यूनतम बिंदु पर है वह 0.002 है, यानी कि यहाँ तक परवलय है, और इसके बाद क्या हो रहा है आपका, सरल रेखीय हो रहा है। तो यहाँ पे विकृति दिखाया गया 0.002, और यहाँ पे विकृति दिखाया गया 0.035, और यहाँ का विकृति कितना, स्टील में विकृति आपको अभी बताएं, स्टील में विकृति है अभी आपको बताएं, इस्पात में विकृति ES बराबर है मैक्सिमम 0.002 0.87 FI/ES है, यानी कि यहाँ पे विकृति। ठीक, अब मान लें कि यह वैल्यू x1 हो और यहाँ से यह दूरी कितना हो आपका, x2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x2 है। ये आपका देखिए प्रतिबल आरेख दर्शाया गया है। प्रतिबल आरेख देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो आरेख है यह यानी कि 0.002 तक यह आयताकार है, और इसके बाद क्या है, यह परवलय है, क्योंकि 0.002 के पहले परवलय बना था, उसके बाद क्या बना था, रेखीय बना था। तो यह देखिए रेखीय ग्राफ है, यह क्या है, पैराबोलिक है। ठीक, अब हम इनके लिए वैल्यू निकालते हैं कि हमारे वैल्यू कहाँ से आए हैं। अब देखिए इस वाले समीकरण में इसमें लगाएंगे कि समरूपता का नियम, त्रिभुज के समरूपता का नियम। तो बड़ा वाला त्रिभुज यह है और छोटा वाला त्रिभुज आपका यह है। तो बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक, अब बटे बड़े वाले त्रिभुज की गहराई। तो बड़े वाले त्रिभुज की गहराई कितना लिए हैं, XU लिए हैं। यहाँ देखिए यह XU है आपका,
एक्स यू, 0.0035 बटे एक्स यू बराबर छोटे वाले त्रिभुज की जो आधार है कि ना 0.002 है, इसकी गहराई की नहीं x2 है, तो हम क्या ले लिए हैं, x2 लिए हैं। आप यहाँ से x2 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए x2 का मान निकालेंगे तो इसमें इसका गुणा बटे इतना करेंगे तो 0.002 गुणे एक्स यू बटे 0.0035 हो जाएगा। x2 का मान फाइंड किए यहाँ से तो 4/7 एक्स यू निकला। तो देखिए यहाँ पे x2 का मान दर्शाए हैं, यहाँ तक x2 है तो 4/7, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 4/7 एक्स यू है। ठीक, अब आप जानते हैं कि पूरी जो एक्स यू का मान है एक्स यू बराबर है x1 प्लस x2। तो x2 निकला तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 बराबर होगा x2 माइनस x2, यही होगा आपका। तो x1 बराबर होगा x2 माइनस x2 का मान है 4/7 एक्स यू, वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/7 एक्स यू आ जाएगा। तो x1 का मान निकल गया, x2 का मान निकल गया आपका। अब आते हैं एक्स यू लिमिट का वैल्यू कितना होगा। एक्स यू लिमिट क्या होता है पहले यह जान लीजिए। एक्स यू लिमिट एक बल शून्य रेखा की गहराई होती है, जिसे कहा जाता है सीमांत बल शून्य रेखा। सीमांत बल शून्य रेखा या आईएस कोड के अनुसार दिया गया है कि सीमांत बल शून्य रेखा इतने से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको बता रहे हैं वो वैल्यू कैसे निकाला गया है। देखिए यहाँ पे एक्स यू लिमिट आपका दर्शाया गया है 0.53D, 0.48D, 250 के लिए इतना लेंगे, 415 के लिए इतना लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए निकालेंगे एक्स यू लिमिट की वैल्यू। हम आएंगे अब इस वाले ग्राफ में, पूरे वाले में। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज में फिर समरूपता का नियम लगाएंगे, इस वाले पूरे त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में समरूपता का नियम लगाएंगे। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की वैल्यू इतना आया है, गहराई की नहीं आती है। एक्स यू लिमिट मान लिए हैं 0.0035 बटे एक्स यू लिमिट, क्योंकि यहाँ पे एक्स यू को अब एक्स यू लिमिट मान रहे हैं। आई बस है, सीमांत बल शून्य रेखा की गहराई मान रहे हैं। ठीक, अब स्टील में आ जाते हैं। स्टील की वैल्यू विकृति यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, इतनी है। अब बटे यह दूरी हमें चाहिए, यह दूरी चाहिए, तो पूरा ही गहराई डी में से एक्स यू लिमिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे या एक्स यू माइनस करेंगे। तो इतना बटे इतना करेंगे तो यह बटे यह हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को आप फाइंड करके निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी डी बटे एक्स यू लिमिट, आप यस का मान पुट करिएगा या फाई का मान छोड़ दीजिएगा। डी बटे एक्स यू लिमिट बराबर हो जाएगा 1 प्लस इतना बटे इतना। आप इसको जब फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इस एक्स यू लिमिट का मान निकलेगा 0.53D 250 ग्रेड के लिए। एक्स यू लिमिट की वैल्यू आएगी 0.48D किसके लिए, 415 के लिए। कब, जब आप एफ वाई का मान 250 यहाँ पे रखेंगे तब एक्स यू लिमिट की वैल्यू आएगी इतनी, और जब आप यहाँ पे एफ वाई का मान 415 रखेंगे तो एक्स यू लिमिट का मान कितना आएगा आपका, 0.48D आ जाएगा। और एक फार्मूला और होता है एक्स यू लिमिट के लिए, यहाँ देख लीजिए। एक्स यू लिमिट बराबर होता है 700D बटे 1100 प्लस 0.87 एफ वाई होता है। यह भी फार्मूला होता है एक्स यू लिमिट के लिए। इसी फार्मूले को जो फाइंड करेंगे तो यह फार्मूला आपका इस रूप में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये भी फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने कि संपीड़न बल कैसे निकालेंगे, तनाव बल कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका दर्शाया गया है। अगर हम निकालें आरसीसी खंड पर कुल संपीड़न बल निकाला जाए और कुल तनाव बल निकाला जाए तो कितना होगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल संपीड़न बल। अगर हम कुल संपीड़न बल निकालेंगे तो देखिए दो सेक्शन बन रहे हैं आपके स्ट्रेस वाले में। एक बन रहा है पैराबोलिक, एक बन रहा है सरल रेखीय। आपको बताएं प्रतिबल विकृति आरेख में, एक बन रहा है सरल रेखीय, एक बन रहा है पैराबोलिक। यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है 0.45 FCK हो रहा है। इसके पहले हम आपको बताए थे कि 0.45 FCK हो रहा है। और यह कहाँ से वैल्यू आपका आया है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से आया है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ, 0.45 FCK। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी, 3/7 XU है, अभी आपको निकाले हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/7 कितना है आपका, XU है। अब यहाँ से वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कुल संपीड़न बल बराबर होगा, दो खंड माने दो सेक्शन, 1 और 2, C1 प्लस C2। तो C1 में C2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम C1 निकालते हैं, C1 कितना होगा। अब जानते हैं बल बराबर होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल।
तो आप प्रतिबल लेंगे और इस खंड का क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो प्रतिबल कितना दिख रहा है आपको, 0.45 FCK दिख रहा है, तो 0.45 FCK। अगर आप एरिया लेंगे तो एरिया कितना होगा, इस आयताकार की गहराई गुणे इस बीम की चौड़ाई। तो आयताकार की गहराई कितनी है, 3/7 XU है। तो 3/7 XU, बीम की चौड़ाई कितनी है आपकी, B है, क्योंकि बीम की चौड़ाई आपका दिया रहेगा B, उसको लेके चलेंगे प्लस। अब पैराबोलिक का निकाल लीजिए। अगर पैराबोलिक का निकालेंगे तो पैराबोलिक में भी अगर स्ट्रेस इतना जनरेट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ भी जनरेट स्ट्रेस कितना होगा, इतना ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि यह यहाँ तक और यह यहाँ तक दोनों एक दूसरे क्या हैं, बराबर हैं। तो स्ट्रेस होगा 0.45 FCK। इस पैराबोलिक का एरिया होगा 2/3 गुणे 4/7। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4/7, गुणे बीम की चौड़ाई कितनी है, B है। तो 4/7 गुणे B गुणे प्रतिबल कितना दिया है आपका, 0.45 FCK। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो C की वैल्यू मिलेगी 0.36 FCK XU इंटू B। यह होगा आपका कुल संपीड़न बल। अब हम इस पे आते हैं कि कुल संपीड़न बल का मान कहाँ पे काम करेगा। तो आप पढ़े होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लें कि कहा जाए यह हमारा सेक्शन है, यह आयताकार बन रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है, पैराबोलिक, वो पैराबोलिक बन रहा है। यह मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है। इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो इसको हम y1 से डिनोट करेंगे। अगर यह 2 है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, y2। तो हमारा y बार कहाँ काम करेगा, y बार भी काम करेगा कि नहीं काम करेगा, y बार काम करेगा। तो y बार जब काम करेगा तो न्यूट्रल एक्सिस से लिया जाएगा आपका, ठीक। तो y बार बराबर हो जाएगा, दो सेक्शन है, C1 y1 प्लस C2 y2 बटे C1 प्लस C2। अब हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि y1 का मान कितना होगा। अगर आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ तक y1 का मान निकालेंगे तो y1 बराबर होगा, अब जानते हैं कि यह वैल्यू कितना दिया है आपका, 3/7 है। आप इसका आधा करिए तो 3/7/2 हो जाएगा। अब प्लस जुड़ेगा क्योंकि आप इसका आधा किए हैं तो यहाँ तक प्राप्त होगा। और 2 कहाँ से चाहिए हमको, यहाँ से ये y1, तो 4/7 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4/7। ये भी XU के फॉर्म में है, ये भी XU के फॉर्म में है। तो y1 का मान कुछ ना कुछ आपका निकलेगा। तो y1 कितना रहा है आपका, 3/14 XU प्लस 4/7 XU। आप इसको जोड़ लीजिए। फिर y2 निकालेंगे परवलय के लिए। तो अगर परवलय के लिए निकालेंगे तो हम जानते हैं कि परवलय का जो आपका गुरुत्व केंद्र होता है वह इतना काम करता है। y2 बराबर होगा 3/8 गुणे इसकी ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई कितनी है, 4/7 XU। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो निकला 3/14 XU। अब आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करिए। C1 का मान यहाँ से रखिए यहाँ पे, C2 का मान यहाँ रखिए, y1 का मान यहाँ, y2 का मान यहाँ, फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.42 XU। अब हमें चाहिए लीवर R। लीवर R क्या होता है, जो y बार जो काम किया है, y बार यह, ठीक, y बार से स्टील के सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं उत्तोलक भुजा। यह वैल्यू होती है Z बराबर D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पाते हैं, प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करना, MU। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें MU से डिनोट किया जाता है। MU से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि यह प्रतिरोधी आघूर्ण, कौन सा प्रतिरोधी आघूर्ण है आपका, अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण है। अगर आपके किसी क्वेश्चन में कार्यकारी आघूर्ण दे दे, कहते कार्यकारी आघूर्ण इतना है, कार्यकारी आघूर्ण, तो कार्यकारी आघूर्ण को अभिकल्पित आघूर्ण में बदलने के लिए हम इसमें सेफ्टी फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है 1.5 या 1.6 लिया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा प्रतिरोधी आघूर्ण। कौन सा प्रतिरोधी आघूर्ण, MU, जिसे कहा जाता है जिसे अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण, जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। जैसे आपका अभिकल्पित भार के लिए था, वैसे अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण भी होता है। तो MU की वैल्यू निकालेंगे संपीड़न के लिए। तो आप जानते हैं कि आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो संपीड़न के लिए निकालें तो संपीड़न बल C लेंगे और दूरी में क्या लेंगे, उत्तोलक भुजा। तो संपीड़न बल का मान निकालें, यहाँ पे देखिए संपीड़न बल का मान कितना निकाले, 0.36 FCK XU इंटू B निकाले हैं। आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और Z का मान कितना निकाले हैं, D माइनस 0.42 XU। आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो MU का मान निकल जाएगा। यह संपीड़न के लिए हो गया। अब अगला वैल्यू निकालेंगे तनाव के लिए। देखिए तनन के लिए क्या होगा,
अगर आप mu का मान तनन के लिए निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा तनन के लिए mu बराबर तनाव बल T गुणे उत्तोलक भुजा Z। तो तनाव बल बराबर क्या हो जाएगा भाई, तनाव बल निकालेंगे तो स्टील का प्रतिबल गुणे स्टील का क्षेत्रफल। तो स्टील में प्रतिबल कितना आ रहा है 0.87 FI आ रहा है और स्टील का एरिया कितना आ रहा है AST आ रहा है आपका। अब इस वैल्यू की इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, Z की वैल्यू कितनी है D माइनस 0.42 XU, उठप करें mu का मान निकल जाएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी की निकालेंगे कि XU का मान जनरेट कैसे होगा। XU का मान क्या निकालेंगे और XU को कहते हैं बल शून्य रेखा की गहराई। हम क्या करेंगे संपीड़न बल को तनाव बल के क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, क्यों स्टेबिलिटी के लिए। जब संपीड़न बल को तनाव बल के इक्वल करेंगे तो आपका संपीड़न बल का मान 0.36 FCK इंटू B इंटू XU है और तनाव बल का मान 0.87 FY इंटू AST है। तो यहाँ से XU का मान निकालेंगे इतना बटे इस वैल्यू को बटे में कर देंगे तो XU का मान इतना क्या हो जाएगा आपका जनरेट हो जाएगा। तो हमारा XU भी निकल गया और XU लिमिट भी निकल गया। ठीक, तो XU लिमिट को हम सीमांत बल शून्य रेखा की गहराई कहते हैं और XU को कहते हैं बल शून्य रेखा की गहराई केवल कहा जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ सेक्शन, जैसे आप WSM मेथड में पढ़े थे टाइप ऑफ सेक्शन 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। पहला होता अति प्रबलित, दूसरा होता अल्प, तीसरा होता संतुलित खंड। इसमें भी 3 टाइप के सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है अति प्रबलित खंड ओवर रेनफोर्समेंट, दूसरा होता अल्प प्रबलित खंड अंडर रेनफोर्समेंट, तीसरा होता संतुलित खंड बैलेंस सेक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे आप बल शून्य रेखा की गहराई, इसमें भी 2 आपको प्राप्त हुआ है। एक हुआ है आपका XU लिमिट, एक आपका XU। देखिए आप दिखाए हैं यदि XU लिमिट का मान XU से अधिक हो तो आपका कहलाएगा अति प्रबलित खंड। आई बात समझ में। अति प्रबलित खंड आपको इससे पहले बताए थे कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कोई सेक्शन है, कोई आप सेक्शन ले लीजिए, आपका कोई सेक्शन मान लेते हैं, इस पे आप लोड लगा रहे हैं और कंक्रीट पर प्रतिबल, जो कंक्रीट पर प्रतिबल है अपनी पूर्ण सामर्थ्य पर अभी नहीं पहुंच गया है। कंक्रीट पर अति प्रबलित खंड है, मान लेते हैं कंक्रीट पर प्रतिबल पूर्ण सामर्थ्य ले लिया, यानी कि कंक्रीट पूर्ण प्रतिबल ले लिया है और इस्पात अभी पूर्ण प्रतिबल नहीं लिया है। ठीक, तो इस्पात जब पूर्ण प्रतिबल लेगा तो अगला लोड किस पे पड़ेगा आपका कंक्रीट पे पड़ेगा, यानी कि कंक्रीट पे उसकी आवश्यकता से अधिक लोड पड़ेगा तो कंक्रीट क्या हो जाएगी आपकी फेल हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अति प्रबलित खंड, यानी कि ज़्यादा स्टील डालें। जैसे आप एक स्टील ले लीजिए उसको मोड़िए तो आसानी से मुड़ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्टील ले लीजिए 10 स्टील ले लीजिए उसको मोड़िए तो मुड़ पाएंगे नहीं मुड़ पाएंगे। तो जो बल आ रहा है बाहरी बल वह बल किस पे जाएगा, ज़्यादा स्टील प्रयोग करेंगे तो कंक्रीट पे जाएगा और जब कंक्रीट पे जाएगा तो कंक्रीट ज़्यादा लोड लेगा, स्टील क्या करेगा कम लोड लेगा। तो फेल कौन होगा, कंक्रीट फेल होगा, स्टील क्या रहेगा आपका सेफ रहेगा। तो यह खंड कहलाता है आपका अति प्रबलित। दूसरा है अल्प प्रबलित। अल्प प्रबलित का मतलब है कि आपका स्टील कम है, आपने स्टील कम डाला है और कंक्रीट आपकी मान लेते हैं कंक्रीट क्या है आपका ज़्यादा है, तो स्टील आप कम डाले हैं, कंक्रीट आपकी ज़्यादा है स्टील की अपेक्षा। तो जब लोड आएगा तो स्टील पे लोड पहले पहुंच जाएगा और स्टील अपनी पूर्ण प्रतिबल लेकर के बैठ जाएगा और कंक्रीट अभी पूर्ण प्रतिबल नहीं लिया है। अब जब लोड बढ़ेगा तो स्टील पे भी बढ़ेगा और कंक्रीट पे भी बढ़ेगा। तो स्टील पूर्ण प्रतिबल से जब ज़्यादा जाएगा तो स्टील क्या हो जाएगा आपका बेंड हो जाएगा और जब बेंड हो जाएगा तो यह खंड कहलाएगा हमारा अल्प प्रबलित खंड अंडर रेनफोर्समेंट। तो अब यहाँ पे दिखाए हैं यदि XU लिमिट का मान XU से कम है तो अल्प प्रबलित खंड है। तीसरा आपका संतुलित खंड, XU लिमिट का मान XU के बराबर हो जाए तो क्या होगा आपका संतुलित खंड हो जाएगा। तो देखिए 3 प्रकार के सेक्शन हो गए। अब इन 3 प्रकार के सेक्शनों में 3 प्रॉब्लम आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं MU ज्ञात करना, यानी कि MU को ध्यान से समझ लीजिए। MU को कहा जाता है अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण और MU लिमिट इसके बाद आपको बताएंगे। MU लिमिट को कहा जाता है सीमांत प्रतिरोधी आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण निकालना है, ठीक है ना, यह डिजाइन करना पड़ता है। और एक होता है MU लिमिट, यह IS कोड के अनुसार दिया गया MU लिमिट का मान। जैसे आपका XU है तो आपको XU निकालना पड़ेगा, लेकिन XU लिमिट क्या है IS कोड इसमें दिया गया, IS कोड के अनुसार जो दिया गया आप वही लेके चलेंगे, उसके अलावा कोई अन्य वैल्यू नहीं लेंगे।
अब आते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट पर। इसमें दिया है एक आरसीसी धरन की माप 400 × 600 mm है कुल। इस धरन के तनन क्षेत्र में 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। तली का आवरण 50 mm है। यम 20 ग्रेड का है या फिर कितने ग्रेड का, 415 ग्रेड का प्रयोग किया गया है। देखिए आरसीसी बीम में 400 × 600 mm माप का कुल टोटल माप दिया गया है, तो यह बी होगा, तो बी की वैल्यू इतना हो गया, और यह कैपिटल डी होगा क्योंकि लिखा है कुल। अगर प्रभावी लिखता है तो स्मॉल डी होता है, तो कुल लिखा है तो कैपिटल डी होगा। तो कितना है आपका 600। AST निकालेंगे 20 mm व्यास की 4 छड़ें, तो AST बराबर होगा π/4 × 20 का स्क्वायर × 4, कितना आएगा 1256। यहाँ पे फिगर हम ड्रा करके दिखाएं हैं। अगर आवरण 50 mm मान लें, देखिए यहाँ पे तली का आवरण 50 mm दिखाए हैं, ठीक। तो स्मॉल डी निकालेंगे तो कैपिटल डी में से आवरण माइनस करेंगे, तो जब आप आवरण माइनस करेंगे तो गहराई स्मॉल डी कितना आएगा, प्रभावी गहराई 550 mm आ जाएगा, ठीक। अब पहले स्टेप में हम पहुँचते हैं। IS कोड 456 के अनुसार एक्सयू लिमिट सीमांत बल शून्यरेखा का मान होता है या फिर 415 के लिए, या फिर 415 के लिए हम आपको बताए हैं सीमांत बल शून्यरेखा का मान होता है 0.48 डी। तो आप वैल्यू ले लेंगे एक्सयू लिमिट 0.48 डी। डी का मान मालूम है 550 है, वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 264 mm, यानी कि एक्सयू लिमिट कितना है 264। यानी कि IS कोड ने कहा कि इसके लिए बल शून्यरेखा 264 आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। अगर बल शून्यरेखा उससे ज़्यादा लेंगे तो स्टील पे जोर ज़्यादा पड़ता है। जैसे मान लेते हैं एक्सयू लिमिट, आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ समझ लीजिए आप, यह कोई बीम है, नीचे स्टील है, मान लेते हैं एक्सयू लिमिट ज़्यादा नीचे आ गया तो स्टील पे जोर आपका ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही एक्सयू लिमिट आपका ऊपर है तो आपकी कंक्रीट पे आपकी जोड़ क्या होंगे, जब बढ़ जाएगा आपका कंक्रीट पे लोड आपका बढ़ जाएगा। तो बल शून्य रेखा पे डिफाइन होता है। बल शून्य रेखा का नीचे रहेगा तो वहाँ पे लोड आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन ऊपर रहेगा तो वहाँ के क्षेत्र में लोड आपका ज़्यादा होगा। अब देखिए एक्सयू का मान निकालेंगे बल शून्य रेखा की गहराई। एक्सयू बराबर 0.87 FI × ST = 0.66 FCK × B। वैल्यू को पुटअप करिए। FI का मान 415 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर 415 ग्रेड की कंक्रीट है, स्टील है, तो इसको बोलते हैं FI। FI 415 है तो 415 रखेंगे। AST 1256 है। FCK कितना दिया गया आपका 20, M 20 ग्रेड की है तो कितना लेंगे 20 लेंगे। B की वैल्यू कितना दिया 400। एक्सयू कितना है आपका 158 mm आया, ठीक। अगर आपका 158 mm आया है तो आपका एक्सयू का मान एक्सयू लिमिट से क्या है, कम है, और जब कम है तो हमारा सेक्शन क्या होगा, अति प्रबलित होगा। अब ध्यान से यहाँ पे यह समझ लीजिए, यह मान लेते हैं सेक्शन है, एक्सयू लिमिट ज़्यादा है, या एक्सयू क्या है, लिमिट है। एक्सयू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। स्टील कहाँ रखा है, नीचे। आई बात समझ में। तो एक्सयू का मान कम है किससे, आपका एक्सयू लिमिट से, तो हमारा सेक्शन क्या होगा, अति प्रबलित होगा। यह आपका एक्सयू है, यह आपका एक्सयू लिमिट है, आई बात समझ में। अगर आप एक्सयू लिमिट को लेके चलते हैं तो कंक्रीट पे लोड जो आपकी कंक्रीट के एरिया वह ज़्यादा है, आई बात समझ में। अगर आप एक्सयू को लेते हैं तो कंक्रीट का एरिया क्या है, कम है, तो यह एरिया कम है एक्सयू के लिए, तो इस पे लोड कम पड़ेगा, स्टील पे लोड आपका ज़्यादा जाएगा। लेकिन यह एरिया ज़्यादा है तो इस पे लोड क्या होगा, अधिक आएगा, और स्टील पे लोड क्या होगा आपका, कम जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू किसको लेके चलेंगे, एक्सयू को। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंक्रीट पे लोड हमारा क्या हो आपका कम पड़े और स्टील वाले क्षेत्र पे लोड हमारा ज़्यादा बढ़े। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस अगर आप एक्सयू लेके चलते हैं एक्सयू की वैल्यू, तो यहाँ पे कंक्रीट पे लोड कम पड़ेगा, स्टील पे जब ज़्यादा पड़ेगा तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो हमारा सेक्शन क्या होगा आपका, अल्प प्रबलित खंड, यानी कि इसमें स्टील की मात्रा और बढ़ाया जा सकता है। आया बात समझ में। एक्सयू का मान एक्सयू लिमिट से कम है, अल्प प्रबलित। अब प्रतिरोधी आगुड़ एमई बराबर निकालेंगे, यह फार्मूला लगाएंगे स्टील के लिए, क्योंकि हमें स्टील के लिए चाहिए क्योंकि खंड कैसा है, अल्प प्रबलित है, स्टील आपका फेल होगा। तो 0.87 FI AST × Z का मान D - 0.4 एक्सयू होता है। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो हमारे एमई का मान क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो यह होता है विकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करना। आया बस समझ में। अगर यहाँ पे एक्सयू लिमिट कम होता, एक्सयू ज़्यादा होता
तो आप किसके वैल्यू को लेकर चलते हैं? ये एक्चुअल लिमिट को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एलएसएम मेथड में हर कंडीशन पर हम अल्प प्रबलित खंड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें आप? अल्प प्रबलित खंड। हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि क्यों हम एलएसएम मेथड में केवल अल्प प्रबलित खंड का चुनाव किया जाता है। आई बात समझें। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक बस रहेगा। यह आपके आरसीसी के एलएसएम मेथड का पहला लेक्चर था। आप इसको पूरे वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उसका हम आंसर आपको देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को क्या करिएगा? शेयर और लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से पहुँच सके। पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने हमसे पूछा था कमेंट करके कि सर एलएसएम में आप स्लैब की डिजाइनिंग नहीं बनाएंगे। देखिए, हम अभी एलएसएम शुरू किए हैं। हमने आपको डब्ल्यूएसएम का बेसिक चीज़ें बता दिया गया है। अब एलएसएम शुरू कर रहे हैं, तो एलएसएम में हम आपको बेसिक से ले करके आपको हम पूरी डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है एग्ज़ाम होने में। और एग्ज़ाम होने में जब 1 महीने का टाइम बाकी, तो इस 1 महीने में हम आपको सिंगली बताएंगे, डबली बताएंगे एलएसएम मेथड के द्वारा, टी बीम बताएंगे, दोहरा बताएंगे, ठीक है। फिर आपको हम स्लैब की डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, कॉलम की डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, यानी कि टोटल ऑल टू ऑल डिजाइनिंग आपको हम पढ़ाएंगे एलएसएम के द्वारा। आप बस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए। अगले लेक्चर में हम आपको लेकर आएंगे कि हम एलएसएम मेथड में क्यों हम अल्प प्रबलित सेक्शन का हम प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।